ये आप लोगों ने जो कल काम किया उसमें ट्रायल बैलेंस बन गया था हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का, और उसके अलावा हमारे पास देखें जैसे ट्रायल बैलेंस भी बन गया था, और उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्रीज वही पुरानी है वो पास हुई होंगी, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ गया होगा। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,31,000। अब देखिए इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ना आपको ये देखना है कि कौन कौन से टाइटल्स इनकम स्टेटमेंट के हैं, कौन कौन से टाइटल बैलेंस शीट के हैं। इसमें एक टाइटल हालांकि कम है, वो अगले क्वेश्चंस में आ जाएगा, क्योंकि ये कारोबार अभी अभी शुरू हुआ था ना, तो इसकी पुरानी इन्वेंट्री इसके पास कोई भी नहीं थी। जो कारोबार पहले से चल रहा होता है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री बिगनिंग इन्वेंट्री भी होती है, वो यहाँ नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अब देखिए इसमें शुरू में कैश से लेकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर तक एसेट्स हैं, फिर दो लायबिलिटीज हैं, अकाउंटेबल, सैलरी पेबल, फिर एक कैपिटल आ गया, और फिर सारे रेवेन्यू के टाइटल्स हैं। इसमें सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, ये रेवेन्यू के पोर्शन में आएंगे। और फिर ये जो हमारे पास टाइटल है ना, परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, फ्रेट एंड इंपोर्ट ड्यूटी, ये वो टाइटल है जो मर्चेंडाइज की जगह पे हमने लिखे थे। सही है। तो पहले क्या होता था, परपेचुअल में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले से पता होती थी, लेकिन यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी। वो जो कौन कौन से टाइटल्स थे जो हमने इन्वेंट्री की जगह पे लिखे थे, एक तो परचेजेस, और परचेजेस कितना है आपके ट्रायल बैलेंस में, परचेजेस आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 4,20,000। सही है, 4,20,000 आपको परचेजेस नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए जो मर्चेंडाइज की जगह पे यूज हुआ है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 6,000, परचेज डिस्काउंट 1,000। तो हम क्या करेंगे, हम परचेजेस लिखेंगे 4,20,000 और इसमें से लेस कर लेंगे परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि ये मर्चेंडाइज की कॉस्ट में से लेस होने थे, हमने पहले लेस नहीं किए थे, अलग से डाटा मेंटेन किया था। अब इसको इसमें से लेस करेंगे। अभी मैं ऐसे आपको एक चीज दिखा रहा हूं, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, वही अलाउंस भी और परचेज डिस्काउंट, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रा एक्सपेंस हैं अब, और ये हमारी परचेजेस की कॉस्ट में कमी करेंगे। तो हमारी परचेजेस की 4,20,000, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है 6,000 एंड, तो इसको हम फर्स्ट इनर में लिख रहे हैं 6,000 एंड 1,000। इन दोनों को ऐड करके ना अब यहाँ से लेस कर लेंगे। इससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमने इन्वेंट्री खरीदी तो कितने की थी, 4,20,000 की, लेकिन 7,000 की हमने पेमेंट नहीं की। हमने असल में पेमेंट सप्लायर को कितने की 4,13,000 की, ये हमने पेमेंट की उसको सप्लायर को। ये कहलाती है नेट परचेजेस। नेट परचेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, नेट परचेजेस इज द अमाउंट दैट हैज बीन और विल बी पेड टू सप्लायर। ये हम सप्लायर को पे करेंगे। इसका मतलब है असल में हमें इन्वेंट्री सप्लायर की तरफ से कितने की पड़ गई, 4,13,000 की। कौन सी इन्वेंट्री है ये, पूरे साल की, पूरे साल में जो खरीदी थी। इसके अलावा इसको खरीदने के लिए फ्रेट इन और इंपोर्ट ड्यूटी की कॉस्ट इनकर हुई है, वो इसकी कॉस्ट को बढ़ाएगी। परपेचुअल में डायरेक्ट मर्चेंडाइज में चले जाता था। कौन कौन सा है, इंपोर्ट ड्यूटी, और फ्रेट इन, ये इसकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। इंपोर्ट ड्यूटी है 10,000, ये भी इसकी कॉस्ट में इजाफा करेगा, और फ्रेट इन 1,000, ये दोनों का आप मिला लेंगे तो 11,000 से आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल आपके पास इन्वेंट्री जो पूरे साल आपके पास मौजूद थी वो कितने की हो जाएगी, 4,24,000 की। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, यानी टोटल जो हमने परचेज किया वो हमें इतने का पड़ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। यानी आपको इन्वेंट्री जो पड़ गई है वो कितने की पड़ गई है, 4,24,000 की पूरे साल। यानी अगर कुछ भी ना बिकता तो स्टोर रूम में आज 4,24,000 की इन्वेंट्री होती। अब जो हमने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में आप जाएं और आप देखें, वो आपको बता रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है जो बच गई है, उसने नीचे लिख के दिया है ना। हाँ, तो यहां पर हम देख लेते हैं, वो हमें कह रहा है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट, यहां पर जाएं क्वेश्चन में तो 263,667 की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। ये देखें एंडिंग इन्वेंट्री हमें ये बता रहा है, तो इस एंडिंग इन्वेंट्री को इसमें से आप डिडक्ट कर लेंगे। आप बोलेंगे टोटल इन्वेंट्री इतने की थी और ये इन्वेंट्री सेल नहीं हुई, तो जो सेल नहीं हुई अभी भी मौजूद है उसे हम कहेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। ये कैसे मालूम चली हमें, उन्होंने तो आपको डायरेक्ट बता दी। ये स्टोर रूम में काउंट करके इस इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली गई है कितनी, 263,667। ये इन्वेंट्री हमारे पास अभी भी मौजूद है, तो बाकी सारी इन्वेंट्री सेल हो गई कितने की,
बताइए 160,333। अब देखिए ये सारी कॉस्ट है, ये परचेज की टोटल बिगिनिंग में जो परचेज की ग्रॉस कॉस्ट है, ये परचेज की नेट कॉस्ट है, ये परचेज की टोटल कॉस्ट है, और इसमें से हमने एंडिंग इन्वेंटरी को लेस करके ये क्या मालूम कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखिए मालूम करने का ये तरीका है, अगर आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के इनकम स्टेटमेंट में जाएं तो वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक लाइन में लिखी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे ट्रायल बैलेंस में मौजूद थी। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यानी अगर मैं आज इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो मैं पहले रेवेन्यू का सेक्शन बनाऊंगा, वो परपेचुअल के तरीके से ही बनेगा। सेल में से लेस उठाएगा, सेल एंड सेल डिस्काउंट, नेट सेल्स आ जाएगी। फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करने के लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट करनी पड़ेगी। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का जो इनकम स्टेटमेंट था वो हमारे पास देखें, ये इनकम स्टेटमेंट था। ये इनकम स्टेटमेंट था ना। इस इनकम स्टेटमेंट में ये पूरा इनकम स्टेटमेंट ऐसी बनेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है ना, वन लाइन आइटम था। ये वन लाइन आइटम क्यों था परपेचुअल में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें यहाँ ट्रायल बैलेंस में मौजूद था। अभी हमारे ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद नहीं है, तो ये वन लाइन आइटम नहीं आएगा, बल्कि इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही कैलकुलेट होगा, ये नेट सेल्स तक कैलकुलेशन होगी। फिर यहाँ पर लेस लिख के हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्यूट करेंगे, फिर ऐसे ही उसको लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी यही इनकम स्टेटमेंट जो परपेचुअल का था ना, ये एक्सपेंड कैसे होगा, दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी कंप्यूटेड इन द इनकम स्टेटमेंट। और अभी हम वो करने जा रहे हैं और आप लोग ये काम मुझे करवाएंगे। उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट भी इनकम स्टेटमेंट का दिखा रहा हूँ। सही, परपेचुअल के सोल्यूशन में आ जाते हैं हम, पीरियोडिक के सोल्यूशन में आ जाते हैं। कल जो हम कर रहे थे, क्या डेट थी कल, 30। सही, ये हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का काम कर लिया था। अब ये इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनेगा ट्रायल बैलेंस से देखकर, सिंपल इनकम स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमें रेवेन्यू पोर्शन बनाना है, और जब भी ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू सेक्शन ना ऐसे बनता है, ट्रेडिंग का हो, परपेचुअल का हो, या पीरियोडिक का हो, या मैन्युफैक्चरिंग का हो। सर्विसिंग का कैसे बनता था, सिर्फ रेवेन्यू लिख दो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी रेवेन्यू, और इसमें फिर हमें सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और सेल्स लानी पड़ेगी। वो हमारे ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपको ये रेवेन्यूज और कॉन्ट्रा रेवेन्यूज नजर आ रही है। सेल्स 2,60,000, आप आएंगे और सेल्स का टाइटल लिखेंगे, और ये आएगा फर्स्ट इनर में, फर्स्ट इनर। और अभी मैं आपको इस इनकम स्टेटमेंट के वेरिएंट्स दिखाऊंगा। और वेरिएंट्स क्यों आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंजेस की वजह से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अभी कितने टाइटल्स आपके सामने आए जो यूज हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, नेसेसरी पेमेंट में कितने भी हो सकते हैं, और एक एंडिंग इन्वेंट्री। सही है, इसमें वेरिएशन आता है। अभी वेरिएशन हम बताते हैं, पहले हम आपको इनकम स्टेटमेंट बनवा दें। 2,60,000 में से लेस कर लेंगे आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनकम स्टेटमेंट। अब आपके पास देखें तीन किस्म के इनकम स्टेटमेंट आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर चेंज होता है ना, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और आपके पास इन्हीं तीन में से इनकम स्टेटमेंट आएंगे और कोई नहीं। अब लेस करेंगे इसमें से सेल्स, रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट। देखिए ये जो रेवेन्यू पोर्शन बन रहा है, इसमें बेचारा परेशान कि कभी रेवेन्यू पोर्शन में रेवेन्यू आ रही है डायरेक्ट, कभी सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट आ रहा है। अब आपको पता है कब ऐसा होगा, आप ट्रायल बैलेंस को देख के पहले पहचानिएगा कि बिजनेस कौन सा है, सर्विसिंग है, ट्रेडिंग परपेचुअल है, ट्रेडिंग पीरियोडिक है। और कैसे पहचानते हैं, टाइटल्स की मदद से। वो मैंने आपको कम्युनिकेट किए हैं, आप एब्सेंट थे काफी दिनों से। 15,000 पिछला सारा काम आना चाहिए। सेल रिटर्न अलाउंस और सेल डिस्काउंट 2,000 जी। इनकम लेस करेंगे 15,000 एंड 2,000। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट मिली, बेचारी वो कह रही है कि सर मैं शुरू में आ रही थी, फिर मुझे छुट्टियां हो गई, अब मैं क्या करूं, अगर मैं वीडियोस देख भी लूं तो आप तो आगे क्लास में जा रहे हैं, मैं पीछे कितना आपको कैच कर सकती हूँ। तो उसका ये जवाब है कि अभी एक अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो रहा है आज, ये एक पूरा पोर्शन था। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे को जब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल आता है तो आप उड़ेंगे, और अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल नहीं आता तो आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ तो सकते हैं। सही है, यानी कि पढ़ने में मसला नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल आता हो। अच्छा सही है भाई, अकाउंटिंग साइकिल की और तारीफ हमने कर ली। अब नेट सेल्स निकल जाएगी यहां पर। ये हमारी रेवेन्यू पोर्शन बन गई। क्या ऐसा रेवेन्यू पोर्शन हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बनाया था? ऐसी था।
अब इसमें से हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट चला जाता था यहाँ पे। क्यों चला जाता था? ट्रायल बैलेंस में होता था। अभी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पास परचेजेस से काम करेंगे। परचेजेस से काम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे भाई हमारे पास पहले से इन्वेंट्री मौजूद थी कितने की, 4 लाख, मतलब हमने जो खरीदी, सॉरी पहले से मौजूद नहीं थी, हमने जो खरीदी वो 4,20,000 की खरीदी। इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या क्या, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। और इसके बारे में मैंने बताया था ना आपको कि जब हम परचेजेस रिटर्न कर रहे थे तो हमने कहा था परचेज को कम नहीं करो बल्कि परचेज रिटर्न लिख दो, इसको बाद में ले जाके लेस कर देंगे। और इसका मकसद भी था कि अलग से डाटा भी मेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी इधर, लेकिन ये पेरियोडिक में कर रहे हैं हम, पर पीछे में परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन नहीं होता। परचेज डिस्काउंट, इन दोनों को हम परचेज में लेस करेंगे तो इनको लिखेंगे सेकंड इनर में। अब मुझे बताया परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट कितना है, 6,000 और 1,000, तो आप ले जाएंगे 6,000 और 1,000 और इन दोनों को ले जाकर यहां से लेस करेंगे। सही। अब इसमें से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो कहलाएगा नेट परचेजेस। यानी असल में हमने खरीदारी तो 4,20,000 की थी, लेकिन पेमेंट सप्लायर को हम 4,20,000 की नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे 4,13,000 की। एंड दिस इज द अमाउंट। नेट परचेज की डेफिनेशन क्या है? नेट परचेज इज द अमाउंट दैट इज पेड टू सप्लायर और विल बी पेड टू सप्लायर। तो असल में हमें सप्लायर की तरफ से मर्चेंडाइज कितने की पड़ गई? 4,13,000। लेकिन अभी फाइनली हमें इतने की नहीं पड़ी, बल्कि इसमें हम ऐड करेंगे अपनी नेसेसरी पेमेंट्स, क्योंकि नेसेसरी पेमेंट्स क्या करती हैं? इन्वेंट्री कॉस्ट में इजाफा करती है। हाँ, अभी क्योंकि इसमें हमें परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट भी ऐड करना है, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेड इन भी ऐड करना है। नेसेसरी पेमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी एंड फ्रेड इन। हेडिंग डाल लें आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम हेडिंग लाने बगैर कर रहे हैं जी। ये कितनी है नेसेसरी पेमेंट हमारे पास? 10,000 और 1,000। इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 है, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 ले लेंगे और 1,000। इस इनकम स्टेटमेंट में स्टूडेंट को इश्यूज होते हैं। बंद करो यार। इश्यूज क्या होते हैं? कभी कभी इसमें से कोई टाइटल गायब कर देता है वो। अब वो इश्यूज मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। तो ये आ गया हमारा टोटल नेसेसरी पेमेंट, इनको भी ऐड कर लेंगे आप, और आपको इन्वेंट्री फाइनली पड़ गई कितने की? 4,24,000 की। इसका असल नाम है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस का मतलब है कि जब हमने खरीदारी की है इन्वेंट्री की, असल में हमें इतने की पड़ गई 4,24,000 की। लेकिन अगर हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होती कि साल के शुरू में 1,00,000 की इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई थी, तो वो और ये ऐड हो जाती। फिर जो आता ना 5,25,000, उसका नाम अलग होता। उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या नाम होता है? और असल में ये इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ही है, ओके। बिगिनिंग इन्वेंट्री 0 है, इसी वजह से मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिख रहा हूं। हालांकि इसका असल नाम टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मींस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट इज अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर, इंटायर ईयर। जबकि टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है? जो खरीदा वो टोटल कितने का पड़ा। तो अभी इसके दोनों नाम आ सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये टोटल इन्वेंट्री हमारे पास साल में मौजूद थी। इसमें से कितनी इन्वेंट्री रह गई, इसके लिए आप क्वेश्चन में जाएं, और क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है? क्लोज कर दिया मैंने। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है वो 263,667 के अभी स्टोर रूम में है। तो आप फिर क्या करेंगे? आप जाकर यहां पर लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री। ये इसमें चीज है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करनी पड़ जाती है। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 263,667। जैसे ही ये लेस होगा ना, हमारा इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल हो जाएगा, और ये अमाउंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160,333 हमारी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस अब इनकम स्टेटमेंट पुराना वाला हो गया। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक लाइन आइटम था परपेचुअल में, उसको निकालने के लिए हमने देखा ये वर्किंग की है पूरी, यानी हाँ पेरियोडिक में देखिए वर्किंग हो रही है इनकम स्टेटमेंट में। अब काम वही है। अब ये सेल इतने की थी हमने, और हमें इतने का पड़ा गुड्स, तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रॉफिट कमाया ज्यादा का बिका है ना हमारा गुड्स,
जब 2,43,000 की बिकी है तो ज़्यादा अमाउंट मिला आपको, तो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है ना, क्योंकि अभी इसमें से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, लेस करना है। अब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वैसे लेस होंगे जैसे पहले किए थे, अब कोई नई चीज़ नहीं है। अब नई चीज़ मैं आपको अभी इनकम स्टेटमेंट करवाने के बाद करवाऊंगा, इसके वेरिएशंस। ओके, इसमें से लेस होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से सब लिखे हुए हैं, क्या क्या नाम है, फ्रेट से लेकर बैड डेट्स, फ्रेट एक्सपेंस से लेकर बैड डेट्स एक्सपेंस तक हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनको आप यहाँ कॉपी कर लें। और हमारे पास लो, और हमारे पास इसके अमाउंट क्या हैं, ये अमाउंट्स, ये सारे अमाउंट ले लें आप। ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, सही है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब इनको टोटल करके हम लेस कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतना आपको पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल इसी तरीके से सर्विसिंग बिजनेस में भी थे। इनको सबको सम करके लेस कर लें। अकाउंटिंग में लेस के लिए ब्रैकेट यूज होता है, आपको मालूम है, तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। और ये आ गई हमारी नेट इनकम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। दिस इज नेट इनकम। खत्म हो गया। अब मेरी बात गौर से सुने आप, ये इनकम स्टेटमेंट में नई चीज सिर्फ क्या है, यू हैव टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंट वेरिएंट्स जो है ना, वो मैंने यहां बना के रखे हुए हैं। अभी इसको देखते हैं कहां लिखे हुए हैं वो। ये डिफरेंट तरीके से इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट देखे मैंने बनाए हैं। सबसे पहले तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का फॉर्मेट बनाया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखिए हमने ये नहीं था हमारे पास, बस अभी हमारे क्वेश्चन में परचेजेस था, उसमें हम परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लेस किया, नेट परचेज आई थी, नेसेसरी पेमेंट ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज निकाली। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री होती तो इन दोनों को लेके ऐड किया हमने, या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ये है असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा तरीका इसे निकालने का। यहाँ पे जो नेसेसरी पेमेंट है इनमें इजाफा हो सकता है, 4-5 नेसेसरी पेमेंट हो, सबको लाइन से लिख देंगे हम, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे ही निकलेगा। इसको मैंने अब इसी को पूरे फुल फॉर्म के इनकम स्टेटमेंट में ढाला हुआ है। देखें ये जो इनकम स्टेटमेंट है अभी जो हमने बनाया था है तो वैसी, लेकिन इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है। ये देखें बिगिनिंग इन्वेंट्री जब मौजूद है ना तो कॉलम देके अंदर चले गए। ये कॉलम मैंने यहाँ बनाया था अभी इनकम स्टेटमेंट में, जबकि मैंने इसको अंदर कर लिया। बाकी सही है, इसमें कोई इशू आपको कैसा इनकम स्टेटमेंट आप बना लेंगे। इसमें देखें ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कंप्यूटेड लाइक दिस। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, वो परपेचुअल में होगा। अब इस इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन है ना, इसमें तब्दीलियां आती हैं। पहले तो मैं आपको पुराना वाला भी देखें, इसको देख लें आप। इसमें परचेज कहाँ लिखी हुई है, सेकेंड इनर में। अभी जो मैंने बनवाया था आपको उसमें देखें आप, मैंने परचेज कहाँ लिखी हुई है, फर्स्ट इनर में। वजह क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज द रीजन। ओपनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है उसके अंदर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहां लिखेंगे और ये कॉलम्स अंदर कर लेंगे। ये देख लें आप, इसको अंदर इधर लेके चले जाते हैं। ये देखें इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होने की वजह से परचेजेस फर्स्ट इनर में चला गया, यहां तक हमारे कॉलम है बस। और इसमें देखें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो परचेजेस कहां पर है, फर्स्ट इनर में, और यहां पे कहां पर है, सेकंड इनर में। बस ये फर्क है। सही है, कर सकते हैं अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में सवाल में मौजूद हो तो। अब मुझे बताएं, अगर इस सवाल में परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दोनों ना हो तो क्या करेंगे आप? दोनों नहीं है, लेस नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? ये परचेज जो है ना, इसके फौरन बाद ये वाला कॉलम, ये वाली रो आएगी। हाँ, मतलब ये परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और नेट परचेज, ये पूरा गायब हो जाएगा। और डायरेक्ट 6 लाख में 30,000 को ऐड कर लेंगे आप, कि इन्वेंट्री 6 लाख की खरीदी, 30,000 की नेसेसरी पेमेंट ऐड किया, 6,30,000 आया, ये 6,30,000 यहाँ लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। और बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेंगे। लेकिन उसको परचेजेज ही लिखेंगे, उसे नेट परचेज नहीं लिखेंगे। नेट परचेज का टर्म जब उस वक्त यूज करेंगे है तो वो नेट परचेज ही है, तो वो नेट परचेज ही, लेकिन उसे परचेज ही लिख दें आप। अगर आप नेट परचेज लिख दें तो गलत होगा,
सही होगा, वो गलत नहीं है, लिख सकते हैं क्योंकि वो नेट परचेज भी है, लेकिन आप उसे परचेजेज ही लिखिएगा। और बताएं अगर फॉर एग्जाम्पल परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट में से एक है तो फिर एक को कैसे मैनेज करेंगे? अंदर, इधर अंदर लिखने की जरूरत नहीं, फिर आपको डायरेक्ट इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाके लेस कर देंगे। मतलब अगर मैं ये परचेज डिस्काउंट गायब कर दूँ, जैसे इसमें आगे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए 3 पोर्शन मैंने इधर दोबारा इसको कॉपी करके 3 पोर्शन दिखाएं कि ये रेवेन्यू का सेक्शन है ऊपर वाला, ये सेक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है और ये सेक्शन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है। इसी वजह से इसे मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। मल्टीपल स्टेप क्यों? पहले एक स्टेप है रेवेन्यू निकालो, दूसरा स्टेप है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, और तीसरा स्टेप क्या है? आप इनकम निकालो। अच्छा, इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग इन्वेंट्री के बगैर कैसे बनेगा, वो तो हमने बनाया ही है। ये हमारा जैसा इनकम स्टेटमेंट है, देख रहे हैं आप। इसके अंदर ये रेवेन्यू सेक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस, फिर ये परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लेस हुआ, नेट परचेज आया, नेसेसरी पेमेंट ऐड हुई, अवेलेबल फॉर सेल आया और एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दी, ये वही हो गया। लेकिन अगर परचेज रिटर्न के बगैर हो तो क्या होगा? देखिए सिर्फ परचेज रिटर्न गायब किया है मैंने, गौर से देखिएगा। बिगनिंग इन्वेंट्री ऐसी आ गई, परचेज में से डायरेक्ट परचेज रिटर्न लेस हो गया, जबकि परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट दोनों होता तो हम यहाँ लिखते थे ना, उसको हम डायरेक्ट ले जाके यहाँ लेस कर दिया हमने। ये सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा, कंपेयर करते रहना कि, और ये ऊपर हेडिंग में डली हुई है ना कि अगर परचेज रिटर्न ना हो, और ये सारा हम किस में देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। परचेज रिटर्न ना हो तो कैसे करेंगे? बाकी सब वही है। अच्छा, नेसेसरी पेमेंट ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ना, नेसेसरी पेमेंट ना हो तो हमारा फुल फॉर्म इनकम स्टेटमेंट ये है ना। इसमें कॉस्ट ऑफ, इसमें अगर मैं नेसेसरी पेमेंट गायब कर दूं तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो 5,90,000 नेट परचेज नजर आ रहा है ना आपको, इसको डायरेक्ट यहाँ ले आएंगे और बिगनिंग में ऐड कर देंगे। ओके, नेसेसरी पेमेंट नहीं है तो इनको ऐड करके आपको यहाँ लाने की जरूरत थोड़ी है। आप डायरेक्ट 5,90,000 यहाँ लाएंगे, 1 लाख की गुड्स पहले से मौजूद थी, 5,90,000 की खरीदी, टोटल हो गई 6,90,000 की। ये करेंगे आप। देखें नेसेसरी पेमेंट जिसमें नहीं है उसमें कैसे बनेगा, देख रहे हैं आप। बिगनिंग इन्वेंट्री आई, परचेजेस में से परचेज डिस्काउंट था वो डायरेक्ट ले गए, नेट परचेज को लाए और नेट परचेज डायरेक्ट बिगनिंग इन्वेंट्री के नीचे आ गया, नेसेसरी पेमेंट गायब, और फिर हमने आगे वाला स्टेप चलवा लिया। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। नेसेसरी पेमेंट के बगैर होगा तो कैसे करेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। कॉमन सेंस ये है कि दिस इज द फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज गायब हो ना, स्टेप आगे लेके चले जाओ एक। अगर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट दोनों गायब हैं तो इससे माइनस होकर नेट परचेज निकलती थी ना, ये पूरा गायब कर दो और बस बिगिनिंग परचेजेस में डायरेक्ट नेसेसरी पेमेंट ऐड कर दो। अब अगर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट नेसेसरी पेमेंट सारी गायब हो गई तो ये पूरा गायब करना है ना आपको, तो इसका अगला स्टेप भी गायब हो जाएगा। यानी कि ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज है ये कैसे निकलती है? नेसेसरी पेमेंट को ऐड करने के बाद। अब नेसेसरी पेमेंट गायब होगी तो इसको ऐड करने के बाद जो टाइटल आता है ना वो भी गायब हो जाएगा। जिस तरीके से परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट को लेस करते हैं हम तो क्या आता है? नेट परचेजेस। अब अगर ये दोनों गायब हो तो ये अगला वाला स्टेप भी गायब हो जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट गायब, ये पूरा गायब, फिर डायरेक्ट परचेज में ऐड हो जाएगी नेसेसरी पेमेंट। नेसेसरी पेमेंट में गायब नहीं दी हुई तो बस ये सब गायब हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस तक, सही। और उसके बाद आप परचेज को डायरेक्ट कहाँ ले जाएंगे? बिगिनिंग इन्वेंट्री के नीचे 1 लाख की पहले से मौजूद थी, 6 लाख की खरीदी, टोटल आ जाएगा। जो स्टेप ना हो वो आप, अच्छा ये गायब नहीं हो सकता, ये तो आपके पास हमेशा होगा स्टेप। सिर्फ गायब होने वाली कहानी क्या क्या नहीं हो सकता? या तो बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट और नेसेसरी पेमेंट, इनमें से कोई चीज गायब हो सकती है। गायब होगी तो कैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो आप देख लीजिएगा। अभी हमने इनकम स्टेटमेंट कौन सा बनाया है? ये वाला, दिस इज अवर इनकम स्टेटमेंट, और इसमें हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी पूछें। लिख दे तो फिर आप उसमें डैश डालने के मैं नहीं है, ये लिख दे तो अमाउंट कहां से लिखेंगे आप? वो होगा नहीं ना ट्रायल बैलेंस में। वहां प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी तो आपकी सही हो जाएगी, एरर नहीं होगा आपसे। वो तो अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना इनकम स्टेटमेंट, अभी आप 4-5 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये रट जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। शुरू में एडजस्टमेंट पड़ी थी, उसमें भी ऐसा था ना, अगर गलती से मैंने ये अकाउंट गलत डेबिट करा तो क्या होगा? अब हो रहा है आपसे गलत डेबिट, नहीं आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसी तरीके से ये तो छोटा सा फॉर्मेट है यार, ये तो आपको भाई इसमें तब्दीली होती है कि कोई टाइटल इसमें से मिस भी हो सकता है कि वो नहीं दे, हमें नहीं दे तो फिर हम आगे पीछे चले जाएंगे। मतलब
हम उसका जो तरतीब है वो चेंज कर लेंगे। आपको करना ही है, ये जो फुल फॉर्म वाला इनकम स्टेटमेंट है ना, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझ के याद कर लेना है। ये पोर्शन कॉलम के साथ माइनस प्लस के साथ समझ के याद कर लेना है। फिर उसके बाद अगर कोई टाइटल गायब हो तो बस वो टाइटल और उसका अगला स्टेप उड़ा दें आप और आगे चले जाए। सही है, फिर कोशिश करें इंशाल्लाह, याद तो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट बन गया, इनकम निकल के आ गई कितनी 18167, और सिर्फ क्या चेंज है, यू हैव टू स्टडी हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस, और कोई नई बात नहीं है, सारी परफ्यूचर की बातें हो रही हैं। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, द लास्ट आइटम। क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए क्या तरकीब मैंने बताई थी, कोई बताएगा? देख इनकम, हाँ, सर्विसिंग बिजनेस में मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू के सारे अकाउंट डेबिट करके क्लोज करो और इनकम समरी में ट्रांसफर करो, एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज करो, इनकम समरी में ट्रांसफर करो, फिर इनकम समरी के अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और ड्राइंग के अकाउंट को भी क्लोज कर दो। ये था। ट्रेडिंग में क्या बताया था मैंने, क्रेडिट वाले सारे टाइटल डेबिट होंगे और वहां क्रेडिट वाला एक ही टाइटल था, डेट वाज सेल्स। फिर कहा था मैंने डेबिट वाले सारे टाइटल क्रेडिट करके क्लोज करो, डेबिट वाला एक ही टाइटल था, सॉरी डेबिट वाले बाकी सारे टाइटल थे, कौन कौन से, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सारे एक्सपेंसेस। अभी भी हम यही बोलेंगे, लेकिन इसमें एक इजाफा होगा, वो इजाफा आप नोट फरमाइए। मुझे बताएं, क्या आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड हुई है? क्यों नहीं हुई हुई? क्योंकि ये अभी हमने काउंट की है, और एंडिंग इन्वेंटरी आपका साल का क्या है, साल के एंड में एंडिंग इन्वेंटरी आपका क्या है, एसिड है, और बैलेंस शीट में सारे एसिड्स आते हैं। इसका मतलब है ये एसिड है, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। पहली बात तो ये जो इनकम स्टेटमेंट में सारे टाइटल्स मौजूद हैं, इन्हें हमें क्लोज करना है। बताएं कौन कौन से टाइटल हैं जो हम ट्रायल बैलेंस से यहाँ लेके आए हैं? सेल्स, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, नेट सेल्स ट्रायल बैलेंस से नहीं आया, और परचेजेस, बिगनिंग इन्वेंटरी भी होती है ना तो ट्रायल बैलेंस से आती है, एंडिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में नहीं होती है, बिगनिंग होती है। परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और नेसेसरी पेमेंट में इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सारे। और कौन से टाइटल है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने माइनस प्लस करके निकाले, एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड हुई भी नहीं है, और ये सारे एक्सपेंसेस। अब इन तमाम अकाउंट्स में मुझे बताओ क्रेडिट वाले कौन से हैं? सेल्स, चले मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूं। हाँ, ट्रायल बैलेंस में आप मुझे देख के बता दें क्रेडिट वाले कौन कौन से हैं। इनकम स्टेटमेंट वाले, देखिए ये है इनकम स्टेटमेंट वाले टाइटल्स, बस सेल्स है, परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है, बस यही तीन टाइटल ट्रेडिंग पीरियोडिक के इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट में होते हैं। इनको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे और इनकम समरी में ट्रांसफर कर देंगे। और ये बाकी इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स हैं, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, काउंटर रेवेन्यू थे, डेबिट में होती है, परचेज डेबिट में, और सारे एक्सपेंसेस भी डेबिट में, इन सबको क्लोज करने के लिए क्रेडिट, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। एक इजाफा होगा, और वो इजाफा ये होगा कि एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए कितनी अजीब सी बात लग रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था शुरू में ही, बल्कि कि क्लोजिंग एंट्री में हम रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। जबरदस्त। अब यहाँ एक बात और आ गई, क्लोजिंग एंट्री के अंदर हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज तो करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन एक और चीज करेंगे, और वो एंडिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है, हाँ ना, रिकॉर्ड करेंगे। एंड क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एडजस्टिंग में एडजस्टमेंट भी हो रही है, क्लोजिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्लोजिंग एंट्रीज है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या समझता है, क्लोजिंग एंट्री में अकाउंट सिर्फ क्लोज होते हैं, और ये गलत है। क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ क्लोजिंग थोड़ी हो रही है, एडजस्ट भी हो रहा है। कौन सा? कैपिटल का अकाउंट, और एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो रही है। आप किसी से पूछिएगा कि क्लोजिंग एंट्री में एडजस्टिंग एंट्री होती है, बोलेगा क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या, क्लोजिंग एंट्री में कहां से एडजस्टमेंट हो गई। आप उससे पूछिए क्लोजिंग एंट्री में क्या हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो क्या बोलेगा, सिर्फ क्लोजिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती। हालांकि वो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है एंडिंग इन्वेंटरी को, और वो कंफ्यूज हुआ होता है ये हो क्या रहा है, वो घूमता रहता है, वो अल्लाह माफ करे। चलें अब क्या कर सकते हैं, हम क्लोजिंग एंट्रीज बना लेते हैं, ये कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे क्लोजिंग एंट्रीज बनवाएंगे इस इनकम स्टेटमेंट की, बस, बाकी तो सब क्लोज होगा ना, कुछ भी नहीं। जिंदगी में भी आगे जाके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की भी क्लोजिंग एंट्री पढ़ेंगे ना, वहां पे सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्रीज ही रिकॉर्ड होती है, और वहां तीन एंडिंग इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। आई टोल्ड यू 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग में,
अभी छोड़ दे, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाए जी। आइए मुझे बताएं इस इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट वाले टाइटल्स कौन कौन से हैं? सेल्स 2,60,000, आप लोग बताएंगे ना भाई। क्रेडिट वाले टाइटल्स कौन सा? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट में है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 6,000, परचेज डिस्काउंट 1,000। बस ये तीन ही अकाउंट्स हैं जो कहां पर हैं? क्रेडिट में। तो इन तीनों को क्लोज करने के लिए डेबिट करूंगा। इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज इंटरकनेक्टेड होते हैं। पेपर में अगर वो इनकम स्टेटमेंट बना के दे दे और बोले क्लोजिंग बना दो, तो उधर से उठा उठा के बना देंगे आप, और आसान हो जाएगा ना। इनकम स्टेटमेंट में सब एडजस्टेड होता है। चले पहली एंट्री बनवाएंगे, और ये मैं नहीं बना रहा हूं, आप बनवा रहे हैं क्योंकि आपको पहले से क्लोजिंग एंट्री आती है जी। सेल्स डेबिट, क्या हो गया? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस भी डेबिट, परचेज डिस्काउंट भी डेबिट। जब समझ में आ जाए ना चीज, आप मुझे बताएं, आप क्लोजिंग एंट्री याद करेंगे, आप इनकम स्टेटमेंट को समझ के याद करेंगे। ओके, इनकम स्टेटमेंट की मदद से क्लोजिंग खुद बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्लोजिंग बनाते हुए इनकम स्टेटमेंट को परसेप्शन में लेके नहीं आ रहे तो गलत हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताएं, सेल्स कितने से डेबिट हो रही है बेटा? सेल्स का अमाउंट है 2,60,000, 6,000 इसका है परचेज रिटर्न, 1,000 परचेज डिस्काउंट। तो आप कर लें, सेल्स डेबिट 2,60,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 6,000 और परचेज डिस्काउंट डेबिट 6,000। हो गया। अब मैं इनकम समरी क्रेडिट करने से पहले आपसे एक बात कर रहा हूं, एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड करनी है। एंडिंग इन्वेंटरी एसिड है, एक्सपेंस है, क्या है हमारा? एसिड को रिकॉर्ड करने का मतलब होता है एसिड को बढ़ाना है, कम करना है, और एसिड को बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं क्रेडिट। तो इसका मतलब है एंडिंग इन्वेंटरी को डेबिट करना है तो यही कर लो ना, डेबिट, एंडिंग इन्वेंटरी डेबिट। तो इसी एंट्री के अंदर एंडिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड किया जाता है। कितनी एंडिंग इन्वेंटरी है ये आपने क्वेश्चन में देखा था, 263, 667 ये लिखी हुई, देखें यही एंडिंग इन्वेंटरी आप रिकॉर्ड करेंगे। आइए 263 हो गया, ये हमने डेबिट कर दिए। अब इसमें सिर्फ क्लोजिंग नहीं हो रही, वी हैव क्लोज दीज 3 अकाउंट्स एंड वी हैव रिकॉर्डेड एंडिंग इन्वेंटरी, और इन सब को इनकम समरी में डाल देंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड ना करूं तो 2 मसाइल होंगे। पहला, एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस शीट में नहीं जा सकती, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। दूसरा, एंडिंग इन्वेंटरी जब तक लेस नहीं करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आती। तो अगर आप एंडिंग इन्वेंटरी ना डालें ना क्लोजिंग एंट्री में, तो इसमें प्रॉफिट का अमाउंट नहीं आएगा। थर्ड एंट्री में प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट आता है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एंडिंग इन्वेंटरी लेस नहीं होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा तो इनकम कैसे आएगी? अब आप इन सबको सम करके, अभी जब ये क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी, मैं अकाउंट में एक और चीज आपको दिखाऊंगा। ये टोटल आ गया। अब नरेशन मुझे लिखवाओ जरा। नरेशन यहाँ पे थोड़ी सही तरीके से लिखिएगा, नेचर वाइज। टू क्लोज सेल्स अकाउंट, हाँ, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। देखा हमने सब लिखा है जो हुआ है। अब सेकेंड एंट्री में, ये फर्स्ट थी, सेकेंड एंट्री, अब कुछ नहीं बचा। इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें हैं डेबिट वाली, सबको क्लोज करने के लिए क्रेडिट। क्या क्या क्रेडिट होगा? सेल रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, बोले, सेल डिस्काउंट क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट, और बताओ बोलो, परचेज इंपोर्ट ड्यूटी क्रेडिट, फ्रेड इन क्रेडिट, और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट। सही। अब आप मुझे ये सारे क्रेडिट करवाएं। चले पहले तो इनकम समरी डेबिट करेंगे। अब एज्यूम करें कि स्टूडेंट आया और ये क्लोजिंग प्रोसेस चल रहा है, आज वो फर्स्ट टाइम आया है, तो उसके ऊपर से F16 जाएंगे, क्योंकि मैं ये क्लोजिंग एंट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं पीछे थे कि भाई हमने किया था, आप लोग करवा रहे हैं मुझे। मैंने इसमें एक इजाफी पॉइंट बता दिया कि एंडिंग इन्वेंटरी लिखेंगे, बाकी तो आप लोगों को आता है जी। अब आप मुझे बताएं क्या क्या है? सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, पहले ये दोनों क्लोज होंगे ना जी। ऊपर से पूरा इनकम स्टेटमेंट देखा करें, वरना टाइटल रह जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त अपने माइंड में इनकम स्टेटमेंट रखें। उससे फायदा ये है कि इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट ही तो क्लोज होते हैं, तो आपसे कोई अकाउंट मिस नहीं होगा ट्रायल बैलेंस से देखने के बजाय, और फिर इससे लिंक भी बना रहेगा। यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि क्लोजिंग एंट्री एंड इनकम स्टेटमेंट आर इंटरकनेक्टेड। तो ये कितने से क्रेडिट, अच्छा सेल्स डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अब पहले इनके अमाउंट लिखते हैं, कितने कितने से ये हैं, 15,2, ये दोनों डेबिट में थे, क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ट्रायल बैलेंस में जाके देख लेना,
ये डेबिट में ही मौजूद है। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं? डेबिट वाले, परचेजेस डेबिट वाला है, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट वाला है, फ्रेट इन डेबिट वाला है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, ये अकाउंट थोड़ी है, ये कोई ट्रायल बैलेंस से थोड़ी आए थे। नेट परचेज और ये चीज और ये दोनों ट्रायल बैलेंस से थोड़ी आए, तो ये क्लोज होंगे नहीं, ये अकाउंट थोड़ी। इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेट इन, परचेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेट इन, ये सब हमने क्लोज करने क्रेडिट करके, क्योंकि ये डेबिट में है। अब बताएं परचेजेस कितना है? परचेज मौजूद है हमारा 4,20,000 और ये है 10 और 1,000। तो 4,20,000 से परचेज को क्रेडिट करके क्लोज कर दो। 10,000 इंपोर्ट ड्यूटी और 1,000 फ्रेट, ये हमने सारे क्रेडिट करके क्लोज कर दिए। अब कौन से अकाउंट बच गए जो क्रेडिट करके क्लोज करने? सारे एक्सपेंसेस। इन सब एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, तो इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। इनके अमाउंट भी ले लेते हैं, कितने कितने अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहे हैं, ये अमाउंट, ये सारे इतने अमाउंट से डेबिट में है। इन सब को क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। अब इन सबको मिला के इनकम समरी डेबिट कर देंगे। अब अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, तो गौर से देखिएगा। पहले नरेशन लिखवा दे, फिर मैं दिखाता हूं आपको। जी, क्या नरेशन आएगी? टू क्लोज कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ऊपर से देख देख के नरेशन लिखते हैं, यानी ऊपर से टाइटल देखे ना, कौन कौन से टाइटल आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यूज है और ये सारे एक्सपेंसेस बन चुके हैं। परचेज भी एक्सपेंस बन गया है। जो इन्वेंट्री बची है वो ऊपर हम एंडिंग इन्वेंट्री के नाम से एसेट के तौर पर लिख चुके हैं, बाकी सब हमारा एक्सपेंस बन गया है। टू क्लोज कॉन्ट्रा रेवेन्यूज एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, ये सब क्लोज हो गए। अब जरा आप गौर से इस क्लोजिंग एंट्री को अगर देखें तो देखें, सेल्स डेबिट में मौजूद है और सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट क्रेडिट में मौजूद है। इनको लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा? अबे भाई, अरे ये सेल्स यहां है, चलो पहले पोस्ट करवा दो यार, इनकम समरी का अकाउंट बना लें पहले आप। ठहर जाए। इनकम समरी का अकाउंट बनेगा, योर चॉइस। मैं आपको अकाउंट की मदद से दिखा देता हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? जनरल लेजर इनकम समरी, विजिबल है आपको? जनरल लेजर अभी करते हैं, इनकम समरी। अब इस अकाउंट को बनाना है तो पहले क्या होगा? पहली एंट्री पोस्ट होगी। अब पहली एंट्री में इनकम समरी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो ये सारे लिख देंगे इधर ले जाकर हम। कब? 2008 अगस्त 31। जी, इनकम समरी क्रेडिट हो रही है कितने से? 5,30,667 से। और उसके रीजंस क्या हैं? ये सारे। तो हम क्या करेंगे? हम पहली एंट्री बना रहे हैं तो पहले यहां पर एंट्री नंबर 1 लिख देते हैं। सब लिखवा दें आप। चलें, कौन कौन से टाइटल्स की वजह से हो रही? सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, एंडिंग इन्वेंट्री, सारे लिख दें। सेल्स, परचेज रिटर्न बस लिख देते हैं, जगह कम है। परचेज डिस्काउंट और एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री क्लोज नहीं हो रही है। ये इस वजह से इनकम समरी में हर वो अकाउंट आता है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर है। इनकम स्टेटमेंट में मौजूद सारे अकाउंट क्लोजिंग में आते हैं ना, तो वो इनकम समरी के अकाउंट में भी आएंगे? नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं इनकम स्टेटमेंट में मौजूद सारे अकाउंट क्लोजिंग में आते हैं, चाहे क्लोज हो रहे हो या रिकॉर्ड हो रहे हो, तो वो सारे अकाउंट इनकम समरी के अकाउंट में भी आएंगे, क्योंकि हम इनकम समरी की क्लोजिंग एंट्री से तो इनकम समरी का अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। अमाउंट बताएं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि एडजस्टमेंट में अगर आप एडजस्टिंग एंट्री को घर जाकर देखें 263667, तो हर एडजस्टिंग एंट्री में एक टाइटल इनकम स्टेटमेंट का होता है, एक टाइटल बैलेंस शीट का होता है। ये हमेशा होगा, दिखाता हूं मैं आपको। ये हमेशा होता है। ये बीच में बात आ गई है, बाद में पता नहीं मुझे याद ना रहे कि मुझे बतानी है। एडजस्टिंग एंट्री में मौजूद ये एडजस्टिंग एंट्री है ना आपकी, जो आप बना रहे, घर पे बनाए थे। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल कहां के टाइटल से? बैलेंस शीट के। रेवेन्यू, एक्सपेंस कहां के? हर एडजस्टिंग एंट्री में एक टाइटल इनकम स्टेटमेंट का, एक टाइटल बैलेंस शीट का होता है। अब सैलरी एक्सपेंस देखें, कहां का टाइटल है? इनकम स्टेटमेंट का। और सैलरी पेबल कहां का है? बैलेंस शीट का। दूसरी एंट्री देखी, प्रीपेड सैलरी कहां का टाइटल है? बैलेंस शीट का। और सैलरी एक्सपेंस कहां का टाइटल है? इनकम स्टेटमेंट का। तीसरी देखी, रेंट एक्सपेंस कहां का? इनकम स्टेटमेंट का।
प्रीपेड रेंट कहाँ का है? बैलेंस शीट का। चौथी देखिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, बैलेंस शीट का। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट का। अगली में भी देख लें, इसमें भी देख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट का, बैटर एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट का, अलाउंस फॉर बैटर बैलेंस शीट का। हमेशा होगा ये। हाँ, हर एडजस्टिंग एंट्री में एक टाइटल इनकम स्टेटमेंट का होता है। ये क्यों बताया मैंने? अगर कभी कोई एडजस्टिंग एंट्री बनाई और दोनों आपको बैलेंस शीट के नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है गलत है, कोई मसला है। बहुत चालो नादिर कुछ एडजस्टिंग एंट्री आगे जाके आएंगी जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा। 99.99% एडजस्टिंग एंट्री के अंदर यही होता है और एफएफए के अंदर यही होगा। आप जब भी एडजस्टिंग एंट्री बनाए ये देख लें कि एक टाइटल इनकम स्टेटमेंट का, एक टाइटल बैलेंस शीट का। तो भाई इनकम क्लोजिंग एंट्री में मौजूद हर अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का होता है। ये पॉइंट मुझे मैं बता रहा था तो वहां से मुझे एक और चीज याद आ गई। तो देखिए इनकम समरी हमने क्रेडिट कर दी सारी, जो 5,30,667 बोलते हैं इसको। अच्छा, अब दूसरी एंट्री में इनकम समरी क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। अच्छा, आप सबने क्लोजिंग एंट्री पढ़ी हुई है ना पीछे? यहाँ बोले बैड डेट्स में एक्यूमुलेटेड नहीं होना। हाँ, वो अभी पढ़ेंगे ना आगे। ये एडजस्टिंग एंट्री थोड़ी है, ये जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री है ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री है बैड एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। ये जो आप बोलो ना राइट ऑफ की एंट्री, वो साल के दौरान बनती है। ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इस तरीके से पूछते रहा करें, वरना आप कभी समझेंगे कि ये पॉइंट गलत है। आइए, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये हमारी हेल्प करते हैं और शॉर्टकट शुरू में नहीं बताए जा सकते। अब मैं जैसे एंट्री पढ़ाते वक्त आपको ये बात करूं तो आपने उस वक्त इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही नहीं पड़ेगी। आपको बता कैसे सकता हूं? मैं बता सकता हूं। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था जैसे एंट्री पढ़ते वक्त ना बैलेंस शीट, तो आपको पता ही नहीं था बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कैपिटल जाता है ना। आपको ये पता था कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब इनकम समरी डेबिट कर रहे हैं, डेट लिखेंगे 2008 अगस्त 31, दूसरी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं जी। इनकम समरी डेबिट हो रहा है 5,12,500 से और इन तमाम टाइटल्स की वजह से। तो इन तमाम टाइटल्स को यहां ले जाकर लिख देंगे और इन सब के ये अमाउंट्स हैं। असल में हम ये वाली पोस्टिंग कर रहे हैं बेटा, पता है ना आपको, लेकिन हमें उसके लिए सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। पोस्टिंग का ये तरीका है। अब आप मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वैसे तो अभी तीसरी एंट्री बन सकती है आराम से। कैसे? हम फूटिंग कर लेंगे, खत्म ही कर लेते हैं इसको, फिर वो बात करते हैं सुकून से। ये हमारी फूटिंग हो गई, इधर की भी फूटिंग कर लो और हमारे पास वही अमाउंट आना चाहिए नेट इनकम का जो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है। आएगा ना? इन दोनों को यहां से माइनस करके देख लें आप, इन दोनों को माइनस करें। क्रेडिट में है 5,30,000 और इधर है 5,12,000, तो क्रेडिट ज्यादा है ना, तो इनकम होगी, मैं माइनस करें वही आएगा 18167। सही है। अब इधर से भी कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड में रेवेन्यूज होती है, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्रेडिट साइड बड़ी होने के बाद इनकम हो गई। इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो थर्ड एंट्री बनाएंगे और इनकम समरी को क्या कर देंगे? डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इनकम समरी डेबिट होने का मतलब वो क्या है, रीजन क्या है कि इनकम समरी का बैलेंस क्रेडिट में क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। कितने से? 18167। इस 18167 को आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आप जाएं ऊपर और यहां क्रेडिट हो रही है, उसमें से माइनस कर लें ये वाला डेबिट, आपके पास 18167 आ जाएगा। सही। और कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, कैपिटल वॉल्यू क्रेडिट। कितने से? 18167 और यहां पर नरेशन आ जाएगी टू क्लोज या टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट या टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। अब पहले तो आप ये देखें, मैंने सारी डिटेल यहां लिख दी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ ना वाला कि एंडिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे। बहरहाल अब एक चीज देखें जरा इस अकाउंट में। इस अकाउंट में ये सेल्स क्रेडिट में
और ये हमारे सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट डेबिट में। अगर मैं सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को लेस कर दूं, भाई डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं, तो सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट लेस कर दूं तो आ जाएगी नेट सेल कितनी, 2,43,000। ये हो गई नेट सेल की अमाउंट। दूसरी चीज, ये परचेजेस डेबिट में, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं और इसमें से ये तीनों लेस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। करके देख लें, इन तीनों को ऐड करें और इन तीनों को इसमें से लेस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब अगर यहाँ एंडिंग इन्वेंटरी नहीं लिखी हुई होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं आती। अब मुझे बताएं, ये तीनों का अमाउंट बड़ा है या इन तीनों का अमाउंट बड़ा है? डेबिट साइड के तीनों जो टाइटल है उनका अमाउंट बड़ा है या क्रेडिट साइड वाले टाइटल? इसका मतलब है लेस होने के बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगी ना 160,333 वो डेबिट में आएगी, डेबिट में आता है वो। इसके अलावा सेल्स का जो बैलेंस है 2,43,000 वो इन दोनों को लेस करने के बाद जो 2,43,000 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस अकाउंट को और समझाने के लिए एक चीज करूं आपके साथ कि इसको मैं कर लूं कॉपी करके इसको नीचे ले जाएं और यहां करते हैं पेस्ट। अब जरा देखें, आप खेलते हैं हम लोग। सेल्स में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट लेस करो तो ये भी गायब हो गया और यहां बच गई क्या? नेट सेल्स। नेट सेल्स बचेगी ना 243 ये नेट सेल में कन्वर्ट हो गया ना, माइनस कर लिया मैंने, डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो गया। ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इन तीनों में से इन तीनों को जब माइनस करूंगा ना तो डेबिट साइड बड़ी है, यहां बचेगा नेट परचेजेस और यहां बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, ये एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ऐसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 160,333। अब देखें ये नेट सेल यहां पर है क्रेडिट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में, ये दोनों आपस में लेस हो जाएंगे। सेल्स बड़ी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ा है? हाँ, तो ये कॉस्ट कहां से? सेल्स 2,43,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 160 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर यहां से हटा दूं तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होकर क्या बचा? ग्रॉस प्रॉफिट। देख रहे हैं आप कैसे चल रहा है जिंदगी में काम। और ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा कितना? कितना ग्रॉस प्रॉफिट था? देखें, इसमें से माइनस कर दें इसको, आ गया 82,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आ गया? इसमें क्रेडिट में। फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप सारे लेस कर देंगे तो इनकम आ जाएगी हमारी। अब अगर मैं इनमें से कोई टाइटल गायब कर दूं ना तो इनकम नहीं निकलेगी। इसी वजह से क्लोजिंग एंट्री में एंडिंग उसका आना जरूरी है। किसका? एंडिंग इन्वेंट्री का। इन शॉर्ट, एंडिंग इन्वेंट्री विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग एंट्रीज। क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, वो पूछा कि सर एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है ना, क्लोजिंग में क्यों कर रहे हैं आप? अलग से रिकॉर्ड करें। तो क्लोजिंग में इस वजह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लोजिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे इनकम ही नहीं आएगी। तो क्लोजिंग की तीसरी एंट्री में इनकम आनी चाहिए। तो इधर रिकॉर्ड करके दो हमें फायदे हो रहे हैं। पहला, एक तो एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट होकर रिकॉर्ड भी हो गई और दूसरी चीज इनकम भी आ गई। बहरहाल तो कर लेंगे आप ये क्लोजिंग एंट्रीज। कैसे करना है? इनकम स्टेटमेंट में मौजूद सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, एंडिंग इन्वेंट्री, इन 4 टाइटल्स को डेबिट करना है, इनकम समरी क्रेडिट। बाकी सारे टाइटल्स क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट। फिर इनकम समरी का डिफरेंस लेके किस में ट्रांसफर कर दो? कैपिटल में। बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ एक इजाफा हुआ कि पहली एंट्री में आपको एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है और ये टाइटल्स भी आ गए, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। अब मुझे बताएं, ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, पहले सवाल पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सवाल पूछना आधा इल्म होता है, क्योंकि सवाल कौन नहीं पूछता? जिसका सब कुछ समझ में आ गया, और ये हो नहीं सकता। और दूसरा बंदा वो सवाल नहीं पूछता जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन तीसरी कैटेगरी और है, जो सवाल तो पूछना चाहती है लेकिन घबराती है। हाँ, तो सवाल का जवाब तो नहीं आएगा ना, नहीं ले सकते। जितने टाइटल्स होंगे उन सबको अलग अलग लिखना है आपको। बोलो सबको ही मर्ज कर दें। अलग अलग फ्रेड है ना बेटा, एक ट्रांसपोर्टेशन इन है, एक ट्रांसपोर्टेशन आउट है। ट्रांसपोर्टेशन आउट आपको मालूम है, आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस है ये, जबकि फ्रेड इन सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। ये तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, चाहे इन्वेंट्री एक्सपायर हो गई हो या एसिड के दौरान मौजूद हो। तो दोनों के बिल्कुल नेचर डिफरेंट है।
ऐड नहीं हो सकता नहीं, आप उसको बताएं जो मैंने आपको बताया है। असल में सेलिंग एक्सपेंस क्या है? सेलिंग एक्सपेंस क्या है? जो हमें गुड्स को सेल करने के लिए मदद देता हो, और फ्रेड इन ऐसा है ही नहीं। फ्रेड एक्सपेंस ऐसा है जो सेल में मदद देता है। देखिए अगर कोई आपकी बात, आपका मकसद स्टूडेंट को, आपका स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है तो बहस कर रहा है आपसे, तो आपने उसको एसिड एक्सपेंस में फर्क बताया भाई? हाँ वो बच्चा है ना, उसके दिमाग में ये आ रहा है, तो आप उसे बताएं कि भाई हमने फर्नीचर परचेज किया, उसको आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, फर्नीचर परचेज किया, पे तो कर दिया ना, लेकिन एक्सपेंस तो नहीं है, नहीं ये तो एसिड है। तो हाँ नहीं फर्नीचर यूज करने के लिए जो फर्नीचर खरीदते हैं वो आम लोगों के लिए, आम लोग उसको एक्सपेंस ही बोलते हैं, लेकिन बिजनेसमैन उसको एक्सपेंस थोड़ी बोलेगा, क्योंकि वो तो फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना। थोड़ा सा एक्सपेंस, कौन सा? फ्रेड इन तो साल के एंड तक एक्सपेंस बन जाता है, उतनी इन्वेंट्री का जो बिक गई। इसकी नेचर वेरी करती है ना, इसकी साल के जब तक इन्वेंट्री नहीं बिकी एसिड है। नहीं वो तो सवाल पूछ रहा है यार, क्यों उसको? हाँ बोले, कुछ बोल रहे हैं आप? साल के एंड में ना हमने इनको ऐड कर लिया सबको, इसमें से जो बची इन्वेंट्री उसे एंडिंग इन्वेंट्री बोल दिया। उस एंडिंग इन्वेंट्री में उतना फ्रेड शामिल होगा जो फ्रेड यूज हुआ उस इन्वेंट्री को लाने के लिए, वो फ्रेड फिर भी एसिड के तौर पर इन्वेंट्री में मौजूद है। बाकी फ्रेड जो इन्वेंट्री बिक गई उसको हमने निकाल के एक्सपेंस बना दिया। सारी बिक गई तो पूरा फ्रेड इन एक्सपेंस के तौर पर। वैसे तो अभी ऐसा लग रहा है कि हमने सबको क्लोज कर दिया फ्रेड इन को, लेकिन असल में कुछ फ्रेड इन एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर है जो अगले साल एसिड के तौर पर जा चुका है। ये थोड़ी ना नजर आने वाली बात है, लेकिन ये आपको नजर आनी चाहिए। अब चले आगे, कोई सवाल पूछे बेटा, सीधा होके बैठे। दिस इज नॉट पिकनिक पॉइंट। इनकम स्टेटमेंट ये देखें आप, पूछ लें बात, क्योंकि ये खत्म हो गया, मुझे आगे बढ़ा के आपको बस काम दे देना। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेलकम। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, आप इसे सॉल्व करके ओपनिंग तक लेके जाएंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करेंगे। हाँ फ्रेड इनका अकाउंट पूरा क्लोज हो गया, लेकिन वो एंडिंग इन्वेंट्री के, देखिए एंडिंग इन्वेंट्री का जो अमाउंट है ना, उसमें कुछ परचेजेस गया, परचेजेस की कॉस्ट गई होगी, कुछ फ्रेड इन की गई होगी, समझ में आ रही है, कुछ हमारी इंपोर्ट ड्यूटी की गई होगी, तब वो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बनी होगी। एंडिंग इन्वेंट्री में डायरेक्ट हमने जाके यूनिट काउंट किए, ऐसे थोड़ी हुआ है। यूनिट जो काउंट किए उससे रेलेवेंट फ्रेड इन भी तो उसमें हमने डाली होगी। जितना इन्वेंट्री बिक गई है उसकी फ्रेड इन हमारा एक्सपेंस बन के निकल गई। बाकी फ्रेड इन वैसे तो दिख ही रहा है कि फ्रेड इन का पूरा अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन असल में कुछ अमाउंट एंडिंग इन्वेंट्री की शक्ल में मौजूद है। हाँ हाँ, अब ये नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पे। अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो वहां आप ये चीज सीख सकते हैं कि कैसे होता है। यहाँ तो हमने जब एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड की ना, ये इसमें उस 263667 इसमें परचेजेस का भी कुछ अमाउंट है, फ्रेड इन का भी है, इंपोर्ट ड्यूटी का भी, और इसमें से कुछ रिटर्न डिस्काउंट है वो भी लेस हुआ होगा। तो आपको नहीं सोचना इतना अभी, बस एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट देगा, आपको ले जाके लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेनी। बाकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये आगे चीज डिस्कस हो सकती है। और कुछ पूछें? इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ फ्रेड इन ऐड ये 11,000 आया। ये हमने खरीदारी जो की थी ना, 4,13,000 की इन्वेंट्री खरीदी थी, उसमें ये कॉस्ट ऐड होकर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है वो इन्वेंट्री तो बेच दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उस वक्त आएगा जब हम एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर लेंगे। जब टोटल इन्वेंट्री में से, टोटल इन्वेंट्री कब आती है? जब नेसेसरी पेमेंट भी ऐड हो जाए, फिर उसमें से जब एंडिंग इन्वेंट्री लेस होगी, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने सेल्स के नीचे लिखा है। अब आप इसे भी याद कीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके नीचे आ रहा है? नेट सेल्स के नीचे। ये आया कैसे? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करके आया है। जब तक जो बची हुई इन्वेंट्री वो लेस नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी? नेसेसरी पेमेंट ऐड होने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। वैसे तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आता है। ये फुल फॉर्म वाला इनकम स्टेटमेंट देखें, इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री भी है। नेसेसरी पेमेंट ऐड होने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आती है। यानी हमने जो इन्वेंट्री खरीदी थी ओरिजिनली 6 लाख की थी, 10,000 की इन्वेंट्री वापस कर दी और डिस्काउंट मिल गया तो इन्वेंट्री पड़ गई हमें 5,90,000 की। फिर हमने उसमें नेसेसरी पेमेंट भी दी, 30,000 ऐड हुआ, इन्वेंट्री बढ़ गई 6,20,000 की। इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस।
अब हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है, यहाँ बिगिनिंग इन्वेंट्री है कि पहले से 1 लाख की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी, 6,20,000 की खरीदी तो कितने की हो गई, 7,20,000 की। अभी भी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, 7,20,000 मतलब पूरे साल हमारे पास 7,20,000 की इन्वेंट्री थी। इसमें से अब जो बची है वो लेस करेंगे, वो लेस करने के बाद ये 3,70,000 आया है ना, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये 7,20,000 की इन्वेंट्री में से 3,50,000 की इन्वेंट्री नहीं बिकी, तो 3,70,000 की इन्वेंट्री बिक गई। कितने में बिक गई, 4,85,000 में। तो 4,85,000 में ज्यादा की बिकी ना, तो ये प्रॉफिट हो गया। सही है। और सवाल? हाँ, इससे भी, हाँ चलो, इसका इनकम स्टेटमेंट अभी आपके लिए सबसे ज्यादा लेंदी, अभी प्रैक्टिस में आएगा ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर आप देखें, अब बनाना है कौन सा ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग। क्या करना होगा, इनकम स्टेटमेंट के सारे अकाउंट गायब। हाँ सही है। चलिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी बना लेते हैं। चलिए इसको देख लें पहले। ये सारे अकाउंट गायब हो गए, इन सबको हमने क्लोज कर दिया है। इसके अलावा ये तो हम हटा देंगे ना सारे, इसका मतलब है ये अकाउंट्स बच गए, ये वाले, ये हमारे नए ट्रायल बैलेंस में कॉपी हो जाएंगे। इनमें से एक अकाउंट भी क्लोजिंग एंट्री में नहीं आया तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कैपिटल के अलावा। कैपिटल में इनकम ऐड हो जाएगी और ड्राइंग वगैरह लेस हो जाएगी। और कुछ एंडिंग इन्वेंट्री, वो भी तो इसमें लिखेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसे होता था कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद रेवेन्यू एक्सपेंस निकाल दिए, बाकी सारे कॉपी कर दिए, कैपिटल चेंज कर दिया। अब आपको एक और काम करना पड़ेगा, सारे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट गायब, ये सारे कॉपी करो और कैपिटल को चेंज करो और एंडिंग इन्वेंट्री भी लिखो। एंडिंग इन्वेंट्री कहां लिखेंगे, जहां मर्चेंडाइज की जगह थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में मर्चेंडाइज कहां आ रही थी, सारे रिसीवेबल्स के बाद कहां आएगी, अलाउंस ऑफ एडेट्स के नीचे। अब आप देखें, ये रहा हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये सब छापा हुआ है मैंने, इसको मैं हटा देता हूं सारों को। सही है, ये देखें। अब आप मुझे बताएं, मैं यहीं से देखें सारे टाइटल्स लूंगा। ये मैंने उठाने कैश से लेकर कैपिटल तक, ये देखें उठाए हमने, ये हमें यहाँ पे पेश करने। और ये जो हमारे पास अलाउंस ऑफ एडेट्स है ना, इसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री भी आएगी, क्योंकि अभी हमने वो रिकॉर्ड किए, वो पहले से रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी, तो उसको भी लिखना है। ये मैंने शिफ्ट किए। अब यहां पर आप पहले क्या कॉपी करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। चलें यहां लिखवाएं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग जो बच जाती है इन्वेंट्री वो लाजमी लिखना, स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, भूलने की वजह से भी ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं आएगा ना, बैलेंस तो परेशान ही रहेगा बेचारा कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये क्या हो गया। क्या आएगा, 263,667। इसके अलावा ये कैपिटल जो है ना, इसके अंदर आपको प्रॉफिट को ऐड करना है, और प्रॉफिट कितना है, 18,167 इनकम स्टेटमेंट में। अब आप देखिए दोनों साइड बराबर होगी। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे, पोस्ट क्लोजिंग कैसे बनेगा, एसेट लायबिलिटी डायरेक्ट कॉपी हो जाएंगी एडजस्टेड से। याद रखना इन बातों को, लिख लिया करो कभी कभी, जब आपको समझ में आ जाए क्लास के बाद लिख लिया करें। एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे और कैपिटल को चेंज कर देंगे, बस। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी तो आप बना ही लेंगे ना खुद ही, बैलेंस शीट वैसी बनेगी, कोई तब्दीली नहीं है। क्यों, बैलेंस शीट बनती है किससे, पोस्ट क्लोजिंग से। ये हमारे पास करंट एसेट है, यहां तक ये करंट एसेट में कॉपी हो जाएंगे। फिक्स एसेट में चले जाएंगे, लायबिलिटी में कैपिटल वहां आ जाएगा। सिंपल बैलेंस शीट ये देखें ऐसी, ये बिल्कुल वही बैलेंस शीट है परपीचल वाली। परपीचल की बैलेंस शीट देखिएगा बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद ओपनिंग एंट्री जैसे बनती है वैसी बनेगी, कोई तब्दीली नहीं है। ऐसे सारे कॉपी कर दो कि डेबिट वाले क्रेडिट वाले, खत्म हो गया। बना लेंगे आप लोग। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि जर्नल एंट्रीज पीरियोडिक परपीचल के जो दरमियान डिफरेंसेस है ना, उनको याद करें पक्का। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रोसेस है कि इसके बाद ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, किसमें से क्या चीज निकल रही है, ये याद होना चाहिए। एडजस्टमेंट आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, और तीनों इनकम स्टेटमेंट और तीनों क्लोजिंग एंट्रीज आनी चाहिए। सर्विसिंग का इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सर्विसिंग का क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट, परपीचुअल का इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, परपीचुअल का क्लोजिंग का फॉर्मेट, पीरियोडिक का इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, पीरियोडिक का क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट। एडजस्टमेंट भरपूर तरीके से आनी चाहिए, और जर्नल एंट्रीज आपको अच्छी बनानी आनी चाहिए। और प्रोसेस याद हो कि एडजस्टमेंट पहले जर्नल बनती थी, फिर ट्रायल में अकाउंट बनते थे,
फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट बन के अकाउंट, फिर एजेंसी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते थे, फिर इनकम स्टेटमेंट, सीक्वेंस सारा याद हो। मेन जगहें कौन सी हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज और परपेचुअल पीरियोडिक की एंट्रीज, ये आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मेट सारे याद हो, आप आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये ट्रायल बैलेंस है, ये सर्विसिंग का ट्रायल बैलेंस है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का है या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का है? तो आप लोग बताएंगे, वरना मैं तो नहीं बताऊंगा। आप बोलेंगे भाई हाँ, कमेंट लिखेंगे, आप बोलना अलाउ नहीं होगा, आप कमेंट लिखेंगे परपेचुअल पीरियोडिक जो भी सही है। फिर मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई ये परपेचुअल का है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर परपेचुअल का क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, आप फिर बताएं। आप तो नहीं बता पाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, बोलना अलाउ नहीं होगा। कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुन लो, आपको याद आ जाएगा। हाँ, फिर उसी फॉर्मेट पर हम इनकम स्टेटमेंट के टाइटल्स निकाल के इनकम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, क्लोजिंग एंट्री को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन उस वक्त अगर आपको याद नहीं होगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये फॉर्मेट है, मैं तो दिखाते ही फौरन आगे चले जाऊंगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हो गया। इसी वजह से आपको याद करके आने फॉर्मेट, कौन कौन से, इनकम स्टेटमेंट के तीनों, क्लोजिंग एंट्री के तीनों, जनरल एंट्रीज आपको परपेचुअल पीरियोडिक की याद होनी चाहिए, फर्क पता हो और प्रोसेस पूरा पता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आप देखिए, जब हमने शुरू किया था अकाउंटिंग को पढ़ना, तो मैंने आपको बताया था, देखिए भाई हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर अकाउंटिंग। ये देखिए, ये था हमारा अकाउंटिंग साइकिल, सब पढ़ लिया हमने रिवर्सिंग एंट्री के अलावा, और 3 मरतबा पढ़ा है, एक सर्विसिंग में, एक परपेचुअल में और एक पीरियोडिक। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप लोगों को इस अकाउंटिंग साइकिल में कोई चीज पूछनी है मुझसे, प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवर्सिंग करेंगे। कब करेंगे वो मैं कोई मुनासिब जो है वो लिख ले, ये चीज रिवर्सिंग एंट्री नहीं करवाई मैंने, अपने पास एक जगह बनाए, मैं बोलता हूं ना ये बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो आप वहां लिख लिया करें, ताकि एंड में जो है वो मैं ऐसी नहीं भाग जाऊं। हो सकता है ना भाई, इंसान तो खता का पुतला है, मैं भूल जाऊं एंड में रिवर्सिंग एंट्री। सही है, आप लिख लीजिएगा इसको। अब आ जाए, बैड डेट्स वगैरह हम लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इस चीज को, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं उसका। सही है, बहुत आसान है, आपको उसमें से काफी चीजें आती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।